हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 6th लेक्चर की, जो कि पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट है और कोई किसी भी बोर्ड के बच्चे चाहे वो किसी भी स्टेट से हो बराबर कनेक्ट रहें। और आपको इस पूरी सीरीज में ये 6th लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट का बेसिक ऑफ मैकेनिक्स कवर कर चुके हैं और आज इस लेक्चर के आगे और इस लेक्चर से हम फोर्स सिस्टम शुरू कर रहे हैं। फोर्स सिस्टम या कहें पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो फोर्स से शुरू होता है और फिर विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स और थ्योरम्स को लगा करके हम कई सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आज अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में जो फोर्स सिस्टम है, फोर्स सिस्टम में फोर्स से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और कुछ बेसिक जो चीजें फोर्स के बारे में हमें पढ़नी है उसमें आएगा फोर्स की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसका रिप्रेजेंटेशन एज अ वेक्टर एंड बाय वोज नोटेशन, कॉमा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन अगर देखें तो काफी कुछ इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि फोर्स अभी आपके सामने है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट की, इसके मेजरमेंट की, फिर हम इसके बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की कि हम एक वेक्टर के द्वारा और बोज नोटेशन के द्वारा कैसे किसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे या इनमें वेरिएशन होगा, जो पहले ठीक लगेगा उसको पढ़ाया जाएगा और फिर इस तरीके से फोर्स आपका इस वीडियो में कंप्लीट होगा। जैसे ही फोर्स कंप्लीट होगा तो फिर अगले वीडियो में हम फोर्स सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन को बात करेंगे। अभी सिर्फ फोर्स और फिर फोर्स सिस्टम, दोनों ही क्वेश्चन या दोनों ही वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों मीडियम के बच्चों को नोट्स के लिए ही यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया जाता है ताकि आप यहाँ वहां से ढूंढने के लिए परेशान ना हो। आपको सारे जो नोट्स हैं आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप लोग बराबर इससे जुड़े रहें। आपको नेक्स्ट 2 मंथ में पूरी सीरीज कंप्लीट होगी जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बल की, तो देखिए बल इंजीनियरिंग चूंकि हम आप लोग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का एक सबसे बेसिक जो आता है कॉन्सेप्ट आता है वो बल का आता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चूंकि अभी आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, इसलिए सबसे पहला जो एक टॉपिक है इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो बल है इंट्रोडक्शन के बाद। तो अगर हम बल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल, ये एक वस्तु है और इस वस्तु को अगर हमने ऐसे किया तो ये अपनी जगह से दूसरी जगह बदल गई। ये एक वस्तु है और इस वस्तु को अगर हमने ऐसे देखिए किया तो ये वस्तु अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पोजीशन से थोड़ा खिसक गई। इसका मतलब कुछ तो लगाया जिसकी वजह से ये खिसक गई और जो लगाया वही बल है। और ये जो लगाया ये बाहर से लगाया, इसलिए इसको बाह्य कारक बोलेंगे। तो ये बाह्य कारक क्या है? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है। ये देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि हमें ये सब ध्यान से लिखना है कि ये इसका नाम आना चाहिए बाह्य कारक का। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। करने के प्रयास का मतलब, अब ये दीवार है, अगर इस दीवार में हम कस के फोर्स लगाएं तो क्या ये दीवार अभी गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। इसका मतलब प्रयास कर रहा है लेकिन वो खिसक नहीं रही है, मूव नहीं हो रही। लेकिन अगर आप डस्टर को देखें सामने, आपने यहाँ थोड़ा सा प्रयास किया और ये अपनी जगह से दूसरी जगह में चला गया, यानी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सिंपल और साधारण परिभाषा, क्योंकि हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1-2 नंबर ना मिले, 5 नंबर में आपको पूरे नंबर मिले, इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ लिखना होगा, नहीं तो इतनी परिभाषा में आप कितना कॉपी भर लेंगे। बल के द्वारा विरामावस्था वाली किसी वस्तु को गतिमान बनाया जा सकता है तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। विरामावस्था वाली किसी वस्तु को गतिमान और गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है या फिर उसकी गति में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बल के प्रभाव में भी आता है, लेकिन आप अगर यहाँ लिखते हैं तो आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। ये है वस्तु स्थिर अवस्था में, और इस स्थिर अवस्था में जाती हुई वस्तु को हमने, स्थिर अवस्था की वस्तु को हमने यहाँ पर गतिमान अवस्था में बना दिया।
तो यही हुआ, विरामावस्था वाली किसी वस्तु को गतिमान में बनाया जा सकता है। और कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ठेला है जिसको ढंगा दिया गया है और वो आ रहा है, आपने उसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगा के उसको रोक दिया, तो गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है या फिर गति में परिवर्तन किया जाता है। हम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, हमें लगा कि अब हमें कहीं जल्दी पहुंचना है, हमने उसमें स्पीड तेज कर दी, तो हमने उसकी गति में परिवर्तन किया। अब आप इन सभी दोनों पॉइंट से देख सकते हैं कि बल एक ऐसा कारक निकला जिसकी सहायता से कोई भी कार्य करना संभव हो पाता है। जो ये डस्टर का एग्जांपल बार बार ले रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि आपको तुरंत समझा जाए। ये डस्टर यहाँ था, हमें लगा इसकी पोजीशन को चेंज करना है, हमने यहाँ फोर्स लगाया, चेंज हो गया, हमें इस जगह चाहिए था, तो कार्य किया, वही लिखा है कि बल एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य करना संभव हो पाता है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये बल की होती है, और बल का बिल्कुल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक एक्सटर्नल एजेंट है या एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जो या बाह्य कारक कह लें उसको, जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर that can change or tries to change the position of a body. By using force, an object at rest can be made to move, or a moving object can be stopped, or its motion can be changed. इसी को इंग्लिश में लिख दिया है ताकि बच्चों को आसानी हो, जो इंग्लिश मीडियम के। फोर्स इज अ फैक्टर विथ द हेल्प ऑफ विच एनी वर्क कैन बी डन। फोर्स एक फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी कार्य को किया जा सकता है, संभव होता है, विच विद द हेल्प ऑफ विच एनी वर्क कैन बी डन। तो ये हुआ फोर्स के बारे में, आप इसे नोट करिए। और इसके बाद हम इसी में अभी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा और उसका मापन कैसे किया जाता है, मींस इट्स मेजरमेंट एंड यूनिट पे बात करते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा बल क्या होता है, अब बल का जो हमें मापन करना है और उसकी इकाई क्या होगी, इसको हम देखते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं न्यूटन के लॉ के बारे में। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लेते हैं तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए निकल करके आता है। F बराबर एम ए, जहां F क्या है, फोर्स है, M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, त्वरण है। तो अगर F को बल और M पिंड का द्रव्यमान और A पिंड के बल की दिशा में त्वरण है, तो अगर m बराबर 1 kg मान लें और a बराबर 1 मीटर पर सेकंड मान लें, m की जगह हमने रखा 1 kg, a की जगह रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो f बराबर क्या निकल गया है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो एसआई मात्रक प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है, और एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक किलोग्राम एफ यानी किलोग्राम फोर्स होता है या किलोग्राम बल होता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर बल का मात्रक आता है तो जनरली हम न्यूटन ही जानते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बल लग रहा है ऐसा लिख करके भी आता है, तो इसका मतलब वो बल है जिसको हमने किससे निकाला है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो इंग्लिश में देखें, बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर ma, F फोर्स है, m मास ऑफ द बॉडी, a एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। Let us consider that if m equals to 1 kg, a equals to 1 meter per second square, then F equals to 1 kilogram meter per second square equals to 1 Newton. In SI unit system, the unit of force is Newton, and in MKS unit system, the unit of force is kilogram F, that is kilogram force. तो ये अभी हमने पढ़ा बल। अब हमने पढ़ा कि बल का मापन तथा उसकी इकाई क्या होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बल की विशेषताएं, जो कि पूछा भी गया है कि बल क्या होता है, बल की विशेषताएं को परिभाषित कीजिए। तो बल की विशेषताओं में जो उसकी विशेषताएं हैं उनमें 4 पॉइंट आते हैं। उन चारों पॉइंट में हम बात करें तो सबसे पहला होता है परिमाण, फिर आता है उसकी दिशा, फिर आता है क्रिया बिंदु, और फिर लास्ट में आता है क्रिया रेखा। तो हम देखते हैं बल की विशेषताएं क्या है। तो अभी अभी हमने बात की बल की, बल के मापन की और उसकी यूनिट की, और हमने आपको बताया कि बल की जो विशेषताएं होती है वो मुख्यतः 4 होती हैं, जिसमें परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु और क्रिया रेखा आते हैं। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बल को परिभाषित कीजिए और बल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो बहुत ही बिल्कुल एकदम आप देखें यहाँ पर, तो जितनी भी विशेषताएं हैं मुख्यतः 4 होती हैं, और इन चारों विशेषताओं को टू द पॉइंट इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके के विद्यार्थियों के लिए बताया गया है। तो हम विथ एग्जांपल देखेंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं, और फिर एक फाइनल एग्जांपल से इन विशेषताओं को समझेंगे। तो अगर बल की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है परिमाण। परिमाण क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हमने इस पे 4 न्यूटन का बल लगाया। तो जो 4 एक संख्या है वही उसका परिमाण है, जो न्यूटन हम बोल रहे हैं वो उसकी मात्रक है। तो किसी भी बल को उसके संख्यात्मक मान तथा मात्रक के साथ व्यक्त करना ही उसका परिमाण कहलाता है। तो हम देखें तो किसी बल को उचित मात्रक
उचित मात्रक के साथ संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही परिमाण है। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट। टू एक्सप्रेस अ फोर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म विथ एप्रोप्रिएट यूनिट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया परिमाण। तो परिमाण आपने बताया कि हम भाई किसी भी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति पूछेगा भैया किस दिशा में बल लगाना है, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। दिशा, डायरेक्शन, जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी 4 न्यूटन लेके घूमेंगे, लगा नहीं पाएंगे। तो दिशा, बल की दिशा से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें बल क्रिया कर रहा है। देखिए, बोलने को हम आपको समझा दें एक एग्जांपल ले लें और चारों पॉइंट समझा दें, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रहती है विद्यार्थियों के साथ कि हमें नोट्स कैसे मिले, नोट्स कैसे बनाएं, तो इसीलिए ये सब लिख दिया जाता है। कोशिश हमारी रहेगी हर वीडियो के हर टॉपिक पे हम सब लिख दें, जिससे कि आप लोग को बहुत आसानी से नोट्स मिल जाए और वो पूरा टू द पॉइंट हो। तो बल की दिशा से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें बल क्रिया कर रहा है। अब दिशा, भाई पूरब की दिशा में बल कार्य कर सकता है, पश्चिम की दिशा में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बाएं दाएं कहीं भी कर सकता है, तो यही दिशा होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। पूर्व की ओर टूवर्ड्स ईस्ट, बाएं लेफ्ट, दाएं राइट, ऊपर नीचे, ये डायरेक्शन होगी। तो 2 पॉइंट क्लियर, परिमाण और दिशा। तीसरा है बल का क्रिया बिंदु। हमने बताया भाई 4 न्यूटन का जो बल है वो पूरब दिशा में लग रहा है। तो अब एक व्यक्ति पूछेगा ठीक है ये बॉडी है, इसमें 4 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन किस बिंदु पर लगा दें ये बल? तो आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वस्तु पर वह स्थान या वह बिंदु जहां पर बल लगता है उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। द प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अब इन तीनों पॉइंट के बाद जो चौथा पॉइंट है जिसे हमने लिखा हुआ है क्रिया रेखा। क्रिया रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, लेकिन इस क्रिया रेखा का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम आगे फोर्स सिस्टम पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ें, तो ये जो क्रिया रेखा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जिस बिंदु पर बल कार्य कर रहा है और जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है, अगर वहां से हम एक लाइन सीधी खींच देते हैं बल की दिशा में, तो वही क्रिया रेखा कहलाती है। तो बल की दिशा में, किसमें? बल की दिशा में एक सरल रेखा जो बल के क्रिया बिंदु से होकर गुजरती, छोटी सी लाइन है लेकिन सब चीज आ गई है, बल की दिशा भी आ गई, सरल रेखा भी आ गई, क्रिया बिंदु से गुजरती है, वही क्या कहलाती है? लाइन ऑफ एक्शन। अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अब ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फिगर से दिखाया गया और इसी तरीके से आपको लास्ट में एक फिगर बना करके एक्सप्लेन कर देना है कि एक पिंड है और इस पिंड में अगर बात करें तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो अगर 10 न्यूटन है तो देखिए क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म विथ एप्रोप्रिएट यूनिट। तो क्या पॉइंट निकल करके आया? मैग्नीट्यूड निकल करके आया। तो 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यही लिखा है, बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दिशा की, यानी कि डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में देखिए ये डायरेक्शन दिख रही है किस ओर? दाईं ओर दिख रही है, यानी कि राइट साइड है। बाईं ओर भी हो सकती है, अप साइड हो सकती है, डाउन साइड हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, बल की दिशा किस तरफ है? जहां पर जिस दिशा में बल लग रहा हो, तो राइट साइड। फिर इसके बाद बात करते हैं बल का क्रिया बिंदु यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए पॉइंट तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी, लेकिन बल कहाँ कार्य कर रहा है? इस बी पॉइंट पे। तो ये क्या हुआ? बल का क्रिया बिंदु बी हुआ। और जो बल की क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन, वो क्या है? क्या लिखवाया था कि बल की दिशा में एक सरल रेखा जो बल के क्रिया बिंदु से गुजरती है, ये क्रिया बिंदु से गुजरती है। तो बल की जो लाइन ऑफ एक्शन हुई यानी क्रिया रेखा हुई, वो क्या हुई? ए बी सी डी। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि ये बल की जो विशेषताएं हैं पूरी दर्शाई गई। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको नोट भी करें ध्यान से और देखें कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स इस डायग्राम से समझाया गया है। तो इसके बाद जो इसी फोर्स में एक टॉपिक आता है, वो आता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रभाव। जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उस बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं उन्हें हम देखेंगे। अगर हम एक बात करते हैं, जो कि अभी तो हमको आपको लिख के दिखाना है क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, लेकिन बल के प्रभाव में अगर हम किसी बॉडी पर बल लगाते हैं, बॉडी स्थिर अवस्था में तो गतिमान हो सकती है, गतिमान अवस्था में तो स्थिर अवस्था में आ सकती है। अगर गति कर रही है तो हम गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई बॉडी है उसमें बल लगा के हम उसके शेप को बदल सकते हैं, साइज को बदल सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं। तो यही प्रभाव आपको लिखने होंगे कि बल के क्या क्या प्रभाव हैं। तो अब देखते हैं बल के प्रभाव।
तो अगर हम बल के प्रभावों की बात करें तो ये इसका जो मतलब है वो ये है कि जब किसी भी पिंड पर बल लगता है तो वो अपना क्या प्रभाव छोड़ता है या छोड़ सकता है। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो हम इन बल के प्रभाव को निम्न 5 पॉइंट्स से देखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है लिखने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले, बल के द्वारा किसी गतिमान वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है। कोई वस्तु है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, तो आप जितने बल से धक्का दे रहे हैं, अगर आपको इच्छा करती है तो आप और तेजी से धक्का देंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी। जैसे साइकिल है, आप चला रहे हैं तो आप धक्का दे रहे हैं अगर साइकिल को किसी को पीछे से, फिर आपको और अंदर से जोश आया तो आपने ताकत लगा के और बल लगाया तो वो साइकिल और तेजी से चली गई। तो यही है कि बल के द्वारा किसी गतिमान वस्तु जो पहले से गतिमान है की गति को बढ़ाया जा सकता है। द फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट, बल स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में कर सकता है। स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में, कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है और आपने उसको खिसका करके किसी दूसरी जगह पर रख दिया तो वो स्थिर थी, गतिमान हो गई। जैसे घरों में अलमारियां हैं, बक्से हैं, खिसकाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बेड खिसकाए जाते हैं, तो वो स्थिर अवस्था में थे, आपने उसको दूसरी जगह पे ले जाने के लिए उसको मूव किया, तो स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में कर सकता है। द फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है या गतिमान वस्तु की गति को कम कर सकता है। कोई ढलान है, वहां से कोई चीज चली आ रही स्पीड से, आपने उसमें हाथ लगाया और उसको धीरे धीरे रोक रोक करके लाए, तो गतिमान अवस्था में थी, स्पीड को हमने कम कर दिया, या फिर हमने गतिमान वस्तु की गति कम कर दी, या फिर उसको स्टॉप कर दिया रोक करके। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, बल के प्रभाव से वस्तु की दिशा बदल जाती है। बल के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग के डोर में फोर्स लगाते हैं, तो अगर किसी एक डायरेक्शन में मुड़ रही है तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि बल के प्रभाव से वस्तु की दिशा बदल जाती है। बॉल आ रही है आपके यहाँ किसी और दिशा में, आपने बैट से कोई दूसरी दिशा मारी, में बॉल को मारा तो उसकी दिशा बदल गई। द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स। पांचवा है, बल वस्तु की आकृति तथा आकार को बदलता है। तो फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज की बात करें तो जैसे घर में आटा गूथा हुआ होता है, तो अगर उसको हम दबाएं तो उसका उसमें उंगलियों के निशान लगाए जाते हैं, तो वो 3 उंगलियों के निशान लगाए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उसकी आकृति है वो बदल जाती है। शेप की अगर हम बात करते हैं तो कोई उसी आटे का है, हम उसमें फोर्स लगा उसको ऐसे दबा दें तो अगर वो फैला हुआ होता है तो जो इसका क्या हो गया, शेप बदल गया और साइज बदल गया। तो ये हैं पांचों पॉइंट जो हमने आपको एग्जांपल से बताया कि बलों का किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में, फोर्स की यूनिट के बारे में, उसके मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। फिर इसके बाद हमने बात की अभी बल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 चीजें थी, परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु और क्रिया रेखा। और लास्ट में बल के प्रभाव में इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स एज अ वेक्टर एंड बाय बोस नोटेशन। तो इसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये पहले था तो टॉपिक में अप्लाइड मैकेनिक्स में, लेकिन अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बोस नोटेशन अलग से आया है, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे इसी के बाद वाले वीडियो में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और फोर्स सिस्टम है। तो पहले की तरह जो 5 वीडियो के बाद आज आपका 6वां वीडियो है, इसी तरह करके लगभग 2 महीने में सारे आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, चाहे कोई किसी भी बोर्ड से हो। प्रॉपर नोट्स, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं, सभी कुछ आपको इसी सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको खूब शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हो। अगर आप कोई भी आपको इसमें मॉडिफिकेशन या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में करें, पसंद आ रहा है तो भी कमेंट में करें, कोई चेंज करना है तो भी कमेंट करें, बाकी लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी फोर्स सिस्टम की और बोस नोटेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।